So now friends, we are going to start with a very interesting topic, the balance of payment. See, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, इंटरेस्टिंग भी है, कुछ नई नई बातें सीखने को मिलती हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात 7 से 8 नंबर की एग्जामिनेशन वेटेज और बड़े आसानी से हम स्कोर कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं पता होना चाहिए बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट है जो कि गवर्नमेंट मेंटेन करती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट है जिसके अंदर सारी की सारी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है, डॉलर से रिलेटेड, पाउंड से रिलेटेड या जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन सबका लेखा जोखा, उन सबका जो रिकॉर्ड है जहां मेंटेन किया जाता है उसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? इट इज एन अकाउंट इन विच ऑल द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ये जो चैप्टर है बेसिकली हमें 2 पार्ट्स में पढ़ना है। पार्ट 1 इसको मैं पूरा का पूरा डिवाइड करूंगा फॉरेन एक्सचेंज में, और बेटा पार्ट 2 होगा जिसको हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले मैंने बोला ना, इट इज एन अकाउंट इन विच ऑल द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, तो हमें सबसे पहले पार्ट में यही समझना है फॉरेन एक्सचेंज क्या, वो किस तरीके से के साथ रेट्स वगैरह डिसाइड होते हैं। ठीक है जी, तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज के साथ। द वर्ड इज फॉरेन एक्सचेंज। ध्यान से सुनिए प्लीज ऑल ऑफ यू। बेटा फॉरेन एक्सचेंज है क्या? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड बोलते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। अपने देश की करेंसी को छोड़कर जितनी करेंसीज हैं सारी की सारी फॉरेन एक्सचेंज कहलाती है। मतलब क्या बोला मैंने? करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। अब ये क्या है करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी? सपोज इंडिया का एग्जांपल, इंडिया के अंदर जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, जो इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या है? इंडियन रुपी। इंडिया की जो डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या है? इंडियन रुपी। अब इसके अलावा जितनी भी चीज हैं जैसे कि पाउंड, ये सारी की सारी हमारे लिए क्या बन जाती हैं? फॉरेन एक्सचेंज। करेंसी अदर देन करेंसी, ये सब हमारे लिए क्या बन गए? फॉरेन एक्सचेंज। बात समझ में? तो हमें बड़े सिंपल वर्ड्स में क्लियर हो गया फॉरेन एक्सचेंज क्या है, करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। नाउ सेकेंड एस्पेक्ट इसका हमें जो समझना है, द सेकेंड वन इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। द सेकेंड वन इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। ध्यान से समझिए। अब हम समझते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। ध्यान से समझिए। देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? द रेट एट विच करेंसी ऑफ अदर कंट्री कैन बी कन्वर्ट विद द करेंसी ऑफ आर कंट्री। मतलब सर ध्यान से समझो, हमारे लिए डॉलर एक फॉरेन एक्सचेंज है, डॉलर फॉरेन एक्सचेंज है। अब सपोज $1 परचेज करने के लिए आपको 65 रुपीज पे करने, तो ये क्या बन गया आपके लिए? एक फॉरेन एक्सचेंज रेट। रेट एट विच फॉरेन एक्सचेंज, बड़े सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं, रेट एट विच फॉरेन एक्सचेंज कैन बी कन्वर्ट, the rate at which foreign exchange can be converted, या दूसरे वर्ड्स में आप बोल सकते हैं rate at which currency of
domestic currency can be converted into फॉरेन एक्सचेंज। आपको अच्छा लगे आप दोनों में से वो डेफिनेशन कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से देखिए रेट क्या है, जिस रेट पर आप फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्ट करवा सकते हो, रेट एट विच फॉरेन एक्सचेंज कैन बी कन्वर्टेड, या और अच्छे इलेबोरेट डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखना है तो रेट एट विच करेंसी ऑफ डोमेस्टिक कंट्री कैन बी कन्वर्टेड विद द फॉरेन इनटू फॉरेन एक्सचेंज। जैसे $1 आपका कितने का है 65, तो दिस इज अ फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है जी, तो हमें दो चीजें यहां तक समझ में आ गई कि सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। सर फॉरेन एक्सचेंज होता है करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी, और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है सर, इट्स अ रेट एट विच द करेंसी ऑफ डोमेस्टिक कंट्री कैन बी कन्वर्टेड विद द फॉरेन एक्सचेंज। नाउ तीसरा टॉपिक इसके अंदर हाउ या methods of deciding foreign exchange rate, methods of deciding foreign exchange rate। फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, बड़े आराम से रिलैक्स होके एक एक चीज समझिए। आप जो कहते हैं कि $1 65 का है, 60 का हो गया, 70 का हो गया, या पाउंड 100 रुपए का है, तो ये जो रेट डिसाइड होता है सर, ये रेट किस तरीके से डिसाइड होता है, कौन कौन से उसके मेथड्स हैं, वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा सबसे पहला मेथड होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। कौन सा मेथड बोला मैंने, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। सर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है बेटा, इस मेथड के अंदर जो गवर्नमेंट है वो रेट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट की एक कमेटी या एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी या सेंट्रल अथॉरिटी गवर्नमेंट एक बना देती है, जिसका काम होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करना। वो सेंट्रल अथॉरिटी उसने एक बार फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड कर दिया, सपोज सेंट्रल अथॉरिटी ने बोला $1 40 रुपीज का, तो जो सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट रेट डिसाइड कर देती है वो एक पीरियड ऑफ टाइम तक फिक्स रहता है, वो डे टू डे बेसिस पर चेंज नहीं होता। जो इंडिया ने भी स्टार्टिंग में इस सिस्टम को अडॉप्ट किया था, बट अब हम इस सिस्टम से अपना एक्सचेंज रेट डिसाइड नहीं करते। क्या है इस मेथड के अंदर बेटा, इन दिस सिस्टम फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट और बाय द अथॉरिटी appointed by the government और by the authority appointed by the government। ठीक है जी, तो एक सिस्टम है जिसके अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और इसके अंदर जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक फिक्स रहता है, वो डे टू डे बेसिस पर चेंज नहीं होता। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट remains stable for some time। फॉरेन एक्सचेंज रेट रिमेन्स स्टेबल फॉर सम टाइम, या मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूं कि वो डेली बेसिस पर डिमांड एंड सप्लाई की वजह से इफेक्ट नहीं होता। कि सपोज आज फॉरेन एक्सचेंज रेट की डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम आई तो रेट बढ़ गया, या डिमांड कम हुई सप्लाई ज्यादा हो गया रेट कम हो गया, ऐसा इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। फॉरेन एक्सचेंज रेट रिमेन्स स्टेबल फॉर सम टाइम्स, और वी कैन से फॉरेन एक्सचेंज रेट does not affects due to demand and supply। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से इसमें जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो अफेक्ट नहीं होता। तो सबसे ऑर्थोडॉक्स है काफी, अब ये नहीं फॉलो होता फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, द रेट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। पहली चीज आपको समझ में आनी चाहिए, द रेट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सेकंड, इट रिमेन्स स्टेबल, और यू कैन से डज नॉट अफेक्ट ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। ये इसमें आपको बातें ध्यान रखनी है, ठीक है जी। सर इसके अलावा कौन सा मेथड होता है बताते हैं बेटा। अब सबसे पहले सारा का सारा एक बार नोट डाउन करिए फास्ट। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान से समझिए।
ध्यान से देखिए बेटा, सेकंड मेथड कौन सा होता है सर? बेटा सेकंड मेथड होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब सर ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, जरा ध्यान से समझिए बेटा। फ्लोटिंग मतलब जो फ्लोट करना मतलब बहना, बहना मतलब मूवमेंट, बहना मतलब क्या होता है? मूवमेंट दिखाए। क्या आप बातें कर रहे हो सर? चलो ध्यान से देखो, पोएटिक फॉर्म में चला गया था थोड़ा सा मैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर क्या होता है? द रेट इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। यहां पर जो रेट है वो डिसाइड होता है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। यहां गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। प्लीज ध्यान से देखो बेटा, इन दिस सिस्टम foreign exchange rate is decided by demand and supply. In this system, foreign exchange rate is decided by demand and supply, or you can say no role of government. गवर्नमेंट का किसी भी तरीके से रोल नहीं रहता। यहां पर जो रेट है वो डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट होता है, डेली बेसिस पर चेंज होता है। डेली बेसिस क्या, हर मोमेंट पे वो चेंज होता है। बट यहां पर जो रेट था वो क्या रहता है? स्टेबल, क्योंकि वो कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट या उसके द्वारा अपॉइंटेड कोई अथॉरिटी। अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है ना बेटा, वो भी दो तरीके का है। एक है क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, और एक है बेटा डर्टी पिक्चर। तुम्हें वही याद आ रही होगी, है ना? पता है, डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ध्यान से देखो ये क्या है, इसका हम दूसरा नाम बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। बेटा ध्यान से देखिए एक एक चीज, क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये सर क्लीन और डर्टी क्या है, ध्यान से देखना बेटा। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मैंने क्या बोला कि डिसाइड होता है बाय डिमांड एंड सप्लाई। मैंने लिख तो दिया नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, बट अभी ये थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट मैंने लिखी है, ध्यान से समझना प्लीज बेटा। क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर तो अनडाउटेडली वो डिमांड एंड सप्लाई फ्रीली डिसाइड्स फॉरेन एक्सचेंज रेट। बट डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड्स फॉरेन एक्सचेंज रेट। डिमांड एंड सप्लाई जो है वो क्या डिसाइड करते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं। बट विद द इंटरवेंशन ऑफ आरबीआई। अब ये बट विद द इंटरवेंशन ऑफ आरबीआई, ये क्या आ गया यहां पर है? बट विद द इंटरवेंशन ऑफ आरबीआई। नाउ व्हाट इज दिस बट विद द इंटरवेंशन ऑफ आरबीआई? देखिए यहां पर आरबीआई जो है वो इंटरवीन करता है। सर कैसे इंटरवीन करता है, मैं आपको समझाता हूं बड़े आराम से। एक एक चीज देखिए आप, देखो बेटा होता क्या है इसके अंदर। सपोज फॉरेन एक्सचेंज है, डिमांड बढ़ गई, बढ़ रही है और बढ़ रही है और बढ़ रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। अब डिमांड बढ़ती जा रही है तो होगा क्या? इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ना शुरू कर देगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो, भाई फॉरेन एक्सचेंज की अगर डिमांड ज्यादा हो रही है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। बढ़ना शुरू हो जाएगा मतलब कि सपोज $1.60 का था, फिर $1.61 का हो गया, फिर $1.62 का हो गया, फिर $1.63 का हो गया। बाप रे बाप, क्या हो रहा है ये?
60, 61, 62, 63 फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता जा रहा है। अब ये फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, इससे पता है क्या हो रहा है बेटा? इससे हमारी करेंसी की औकात कम हो रही है सर? हाँ जी। इफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट इस तरीके से बढ़ता जा रहा है 60 से 61, 62, 63, इससे वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज फॉलिंग। सर वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज फॉलिंग, समझ में नहीं आ रहा क्या लिख क्या रहे हो? ध्यान से समझो, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझते हैं सर, समझ ही नहीं आ रहा, ध्यान से समझो बेटा। पहले वो फॉरेनर्स हिंदुस्तान में आते थे $1 लेके, कितने की चीज खरीदते थे सर? 60 रुपए की। फिर वो अगली बार आए तो कितने की खरीद रहे हैं? 61 रुपए की। डॉलर वही दे रहे हैं, बट हिंदुस्तान से हर बार वो ज्यादा वैल्यू के गुड्स परचेज कर पाएंगे या कम के? ज्यादा के, क्योंकि रेट बढ़ता जा रहा है ना। देंगे वो $1, 60 रुपए मिल गए, अगली बार 61 मिल गए, अगली बार 62 मिल गए, अगली बार 63 मिल गए। तो एवरी टाइम दे आर गेटिंग मोर अमाउंट अगेंस्ट द सेम $1, मीनिंग देयर बाय जो हमारी करेंसी है, जो हमारी इंडियन रुपी है, वो तो अपना $1 ही दे रहे हैं, हमसे ज्यादा लेते जा रहे हैं, कभी 60, फिर 61, फिर 62, फिर 63। तो हमारी करेंसी जो है उसकी वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम होती जा रही है, बढ़ रही है? बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि पहले 60 दिए, पहले कि वो $1 देने के लिए तैयार हो जाते थे, मांग रहे हैं 61, then they are giving $1, then वो 62 मांग रहे हैं, then they are giving the $1. So every time if the rate is increasing, the value of my domestic currency or home currency, the confidence of my domestic currency is falling, the value of domestic currency is falling. आरबीआई कहता है गंभीर मुद्दा है, सुलझाना पड़ेगा। हिंदुस्तान की करेंसी की औकात कम कर रहे हैं, क्या किया जाए? आरबीआई आता है, आरबीआई करता है पैराशूट एंट्री। आरबीआई क्या करता है आरबीआई सर? ऐसा सर, ऐसी सिचुएशन में जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो आरबीआई अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो उसने रखे होते हैं अपने पास, उसमें से सेल करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? सेल। अब आरबीआई जब अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में से सेल करना शुरू कर देता है तो उसकी वजह से होता क्या है? डिमांड और सप्लाई का बैलेंस मेंटेन हो पाता है। दोबारा बताता हूं, डिमांड बढ़ती जा रही थी, उसकी वजह से हमारी करेंसी की औकात कम होती जा रही थी, 60, 61, 60 ऐसे हो रहा था। हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो नाउ इस सिचुएशन में क्योंकि डिमांड बढ़ी है, इस वजह से रेट बढ़ रहे हैं, तो आरबीआई सप्लाई बढ़ाएगा। आरबीआई सप्लाई कैसे बढ़ाएगा? आरबीआई पे होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उस पे हर समय फॉरेन एक्सचेंज का कुछ स्टॉक पड़ा होता है, वो उसमें से निकाल के मार्केट में सेल करना शुरू कर देगा। जब उससे होगा क्या? जब वो सेल करेगा तो डिमांड बढ़ी है, तो साथ साथ क्या बढ़नी शुरू हो जाएगी बेटा? सर साथ साथ सप्लाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्या बढ़नी शुरू हो जाएगी? सप्लाई। और इसकी वजह से डिमांड और सप्लाई का बैलेंस मेंटेन हो पाएगा, और कहीं ना कहीं जो हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती, नुकसान हो जाता इंटरनेशनल मार्केट में, वो हम कहीं ना कहीं बचा पाएंगे। तो बेसिकली मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इसके अंदर क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई ही फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं, बट आरबीआई वक्त वक्त पर इंटरवीन करता है। कैसे इंटरवीन करता है ये आपको नोट नहीं करना, ध्यान से देखो। आरबीआई सर कैसे इंटरवीन करता है, ध्यान से देखिए, मैं इसे बड़ा अच्छे से लिख देता हूं आपके लिए। आरबीआई इंटरवीन करता है एज सेलर, और एक आरबीआई इंटरवीन करता है एज बायर। एज सेलर कब? जब डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने लग जाती है तो वो एज सेलर आके क्या करता है? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और एज बायर जब डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम होनी शुरू हो जाती है तो वो क्या करता है? परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो दिस इज द रोल which RBI plays
इन द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, और इंडिया अभी इसी सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को, जिसमें हम डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर ही रेट डिसाइड करते हैं, बट आरबीआई अपना रोल प्ले करता है एज ए बायर एंड एज ए सेलर जस्ट टू मेंटेन द कॉन्फिडेंस इन डोमेस्टिक करेंसी। किस लिए करता है ऐसा? टू मेंटेन द कॉन्फिडेंस इन डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी में कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए आरबीआई इस तरीके से करता है। ठीक है बेटा, तो ये हमने पूरा का पूरा देखा कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, मेथड्स क्या है फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करने के। अब हम जो अपनी अगले पार्ट में डिस्कशन करेंगे दैट विल बी कि बेसिकली ये फॉरेन एक्सचेंज रेट डिमांड एंड सप्लाई की हेल्प से किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। ठीक है।